आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो खास तौर पे हम फोटोसिंथेसिस के उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, और उन्होंने कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाटर, CO2 और लाइट, उसकी क्या जरूरत रहती है, उसकी क्या एसेंशियलिटी है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हम खास तौर पर एनसीईआरटी बेस्ड ही रखेंगे। उसके अलावा हम एक दो एक्सपेरिमेंट्स और यहाँ पे जरूर ऐड करेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्योंकि उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स या जो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उसमें से हमें थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और वो हमारे लिए आगे हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, ये लेक्चर जो है ये खास तौर पे फोकस्ड है सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें जो कोर है, जो प्रोसेसेस है फोटोसिंथेसिस में जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के उन प्रोसेसेस से जिन प्रोसेसेस को साइंटिस्ट के द्वारा कंक्लूड किया गया और बताया गया कि ये सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर जरूरी क्यों होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस एंड द एक्सपेरिमेंट्स कंसर्न विद इट। तो नॉर्मली देखा जाए एनसीईआरटी के अंदर इन टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उन सारे 7 एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है, और वो कंक्लूजन यही है अल्टीमेटली कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ये वाला कंपोनेंट बहुत जरूरी है। तो पहला जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कंपोनेंट जरूरी होता है, नॉर्मली हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर, CO2, लाइट, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाके प्लांट अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज कर पाते हैं। और वो जो ग्लूकोज उन्होंने सिंथेसाइज किया है वो उसको एज एनर्जी सबस्ट्रेट यूज करते हैं, उसको रिस्पायर करके उसमें से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एटीपी अपने ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है विच शो अस कि व्हाई द लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये तो हमें पता है कि लाइट एसेंशियल होती है, बट इसे प्रूव करना, इसे कंक्लूड करना का क्या तरीका है, वो एक्सपेरिमेंटली हमें देखने को मिलता है। तो हमें कैसे पता चला कि लाइट एसेंशियल है? देखिए, अगर लाइट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस है तो ग्लूकोज बनेगा ही बनेगा, और ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज को प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, और स्टार्च की प्रेजेंस ही हमें यह बताएगी कि लाइट की वहां पर अहमियत क्या थी। अगर लाइट वहां पे प्रेजेंट थी और स्टार्च बना होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्टार्च हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे स्टार्च बना है क्योंकि लाइट वहां पे प्रेजेंट थी। अब इसके लिए हम एक आयोडीन टेस्ट यूज करते हैं जो कि आप सबको शायद पता ही होगा। तो आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है और आयोडीन से आपने उसको ट्रीट किया तो वहां पर एक कलर प्रोड्यूस होता है, ब्लूइश ब्लैक कलर आप कह सकते हैं, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाला कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जहां पे हमने ये बताया कि लाइट एसेंशियलिटी का क्या यहाँ पर रोल रहेगा, तो इसमें हमने क्या किया, हमने लीफ को, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से समझाया गया एनसीईआरटी के थ्रू। या तो एक नॉर्मल लीफ ली जिसे हमने हाफ कवर किया, हाफ कह दीजिए, पार्शियल कह दीजिए, और हाफ या पार्शियली उसको एक्सपोज रखा। एक्सपोज किसके लिए? लाइट के लिए। अब डेफिनेटली अगर फोटोसिंथेसिस चली होगी लाइट की प्रेजेंस में तो इस हिस्से में उस लीफ के क्या बना होगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा? स्टार्च। और जब हमने इसके साथ आयोडीन टेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली हमारा टेस्ट या वो कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन या ब्लूइश ब्लैक कलर वहां पे आया होगा। और जहां पे लाइट एक्सपोजर नहीं था, जहां पे लीफ कवर्ड थी, वहां पर आपका स्टार्च 100% है कि नहीं बना होगा। और वो किससे प्रूव हुआ? जब हमने उसको आयोडीन टेस्ट किया तो हमें पता लगा कि नहीं, वहां पे कोई कलर कॉम्प्लेक्शन या कोई कलर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो इस तरह से भी इसको समझाया गया है। एक और यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है खासतौर पे लीफ के लिए, वेरीगेटेड लीफ का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, ये वेरीगेटेड लीव्स की यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वेरीगेटेड लीव्स एक टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज की गई है खासतौर पे आपके एनसीईआरटी के अंदर। वेरीगेटेड लीव्स वो होती हैं जहां पर क्लोरोफिल या कहें जो फोटो पिगमेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसपे आपको देखा होगा कभी आपके लीफ के अंदर येलोइश और ग्रीन कलर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वेरीगेटेड लीव्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो खास तौर पे आपको ज्यादा अच्छा आयोडीन टेस्ट देगा।
वहां पे आपको आयोडीन टेस्ट ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा या ज्यादा कह सकते हैं उभर के आएगा, जहां से हमें फिर से एक कंक्लूजन मिलेगा कि जहां पे भी ये ग्रीन पार्ट है लीव्स का, देखिए यहां पे दो चीजें, एक मैंने कहा कि लाइट का एक्सपोजर मैटर करता है, और दूसरा मैंने यहाँ पे कहा कि जो ग्रीन पार्ट है लीव्स का वो भी मैटर करता है, क्योंकि अक्सर फोटोसिंथेसिस उन्हीं पार्ट्स में होती है जिनको हम नॉर्मली ग्रीन पार्ट्स कहते हैं, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो उन ग्रीन पार्ट्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स होती हैं जो कि आप क्लोरोफिल कहते हैं, वहां पर ही इस तरह के स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वेरीगेटेड लीव्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट होगा वहां पे आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको समझा सकते हैं कि देखिए कि ग्रीन पार्ट है, और ग्रीन पार्ट मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल या फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसमें ये बताया गया कि लाइट की भूमिका फोटोसिंथेसिस करवाने में कितनी अहमियत रखती है। दूसरी जो दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एसेंशियल होने का प्रमाण देता है। अब फिर से वही कहानी, किस तरह से कंक्लूड किया जाएगा, डेफिनेटली अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिजल्ट है वो स्टार्च टेस्ट है या कहें आयोडीन टेस्ट है कि आपका स्टार्च बना है या नहीं बना है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से किया गया कि हमने एक लीफ को एक जार के अंदर, खासतौर पे उस लीफ का कुछ हिस्सा एक जार के अंदर कवर कर दिया और उस जार को बंद कर दिया। तो कुछ हिस्सा उस लीफ का जार के अंदर आ गया, कुछ हिस्सा उसके लीफ का जार के बाहर रहा, और उसके साथ क्या किया, उस जार के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस जार के अंदर जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि आपके इस जार के अंदर CO2 की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हम सबको पता है कि CO2 को का होना फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को एक एडवांस लेवल पे लेके जाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है जिसकी रिडक्शन होती है और वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनता है। बट खैर मैं इस बात पे अभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं सिंपल एक फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कोर बात है वो बात के लेक्चर्स में होगी। तो यहाँ पे CO2 की प्रेजेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट को भले ही लाइट का एक्सपोजर क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट का एक्सपोजर दिया गया है, बट इस पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर, खासतौर पे ये वाला पार्ट जो आपके इस जार के अंदर रखा गया है, इसका जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इसका आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की भी आवश्यकता यहाँ पे थी, बट क्योंकि CO2 KOH की वजह से नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर जो स्टार्च है वो बना ही नहीं, और जब स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन टेस्ट आया ही नहीं। और बाकी का जो हिस्सा जो एक्सपोज था, जो एनवायरनमेंट के प्रति एक्सपोज था, जहां पे CO2 की प्रेजेंस थी, उस हिस्से के अंदर आपको आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को बड़े ही एक मशहूर नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉल्स, आई होप आपको ये वाला कलर दिख रहा होगा, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो बड़े ही मशहूर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली। अच्छा, इन साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट है वो 1770 में किया। ये एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। 4 बेल जार्स दिखाए गए हैं, 4 अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं, जिनमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो प्लांट्स हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, और जो एनिमल्स हैं जस्ट लाइक, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में हमने माइस लिया है और कैंडल लिया है, तो वो क्या करते हैं, एयर को
फाउल करते हैं, उसको फाउल एयर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ही खास तौर पे टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है फ्लॉजिस्टन, जिसका मतलब होता है फाउल एयर, और दूसरी टर्म यूज की गई है डीफ्लॉजिस्टन, जिसका मतलब होता है प्योर एयर। ये नॉर्मली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 18th सेंचुरी में यूज किए गए, और आज की डेट में हम सबको पता है कि फाउल एयर और प्योर एयर का मतलब क्या होता है। अगर हम फाउल एयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे O2 की प्रेजेंस कम है, और प्योर एयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे O2 की प्रेजेंस ज्यादा है। तो उन एक्सपेरिमेंट में, जिन एक्सपेरिमेंट्स को जोसेफ प्रिस्टले ने किया, देखिए जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट, जार एक्सपेरिमेंट तो किया बट साथ में एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उनको ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए भी माना जाता है। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन 1774 में। और जहां तक ये डेट्स की बात है, अभी तो मैंने फिलहाल 2 ही डेट्स यहाँ पे लिखी हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि डेट्स सिर्फ एनसीईआरटी में जो मेंशन है उन्हें ही याद रखिएगा। आपको एक्स्ट्रा डेट्स याद रखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक्स्ट्रा डेट्स जो हम मेंशन करते हैं या जो भी आपको कहीं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी डाटा मिलता है वहां पे डेट्स मेंशन होती है, तो उन डेट्स को आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उन सारी डेट्स को याद कर ना पाए या कर सके। अच्छा, अब जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एक सीरीज के एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने कई सारे केसेस किए। उन्होंने पहला केस क्या किया, उन्होंने वो एक बेल जार लिया, उस बेल जार के अंदर उन्होंने माइस को रखा, और वो बेल जार बिल्कुल सब जगह से बिल्कुल बंद था, किसी भी गैसेस एक्सचेंज होने की कोई वहां पे चांस नहीं था, डेफिनेटली माइस सफोकेशन से मर जाएगा। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंडल ली, जब तक ऑक्सीजन उस बेल जार के अंदर थी वो कैंडल बर्न होती रही, जैसे ऑक्सीजन का वहां पे लेवल खत्म हुआ या प्रेजेंस खत्म हुआ, कैंडल भी बंद हो गई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कैंडल और माइस दोनों को रखा, कुछ नहीं होने वाला, जो पहले हुआ है वो इस बाद में होगा। कैंडल भी बंद हो गई और माइस भी निकल गया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या, एक चेंज लेके आए वो, उन्होंने इस जार के अंदर कैंडल और माइस के साथ एक प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। मैं फिर से दोहराऊंगा, उस प्लांट को जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो मिंट प्लांट था, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। प्लांट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये सारी चीजें जो है इस जार के अंदर, ना ही कैंडल बुझी, ना ही माइस जो है वो उसकी डेथ हुई, और प्लांट जो एज इट इज था स्टेबल फॉर्म में, वो स्टेबल फॉर्म में रहा। अगर इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है तो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन है, जिस बेसिक इक्वेशन को हम नॉर्मली, मैं उस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करूंगा यहाँ पे, इस तरह से लिखते हैं, वाटर प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मैंने एक नॉर्मल सा इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पे बताया है। वाटर, CO2, सनलाइट, ये सारे तीनों कंपोनेंट्स मिलके प्लांट्स के थ्रू या प्लांट्स के द्वारा इन तीनों कंपोनेंट्स का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो है ग्लूकोज। डेफिनेटली वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है, बट इसमें जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स यूज करेंगे फॉर देयर, या आप इस तरह से इसको समझा सकते हैं कि ग्लूकोज को एक तरह का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ट्रीट किया जाएगा, और इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की जब रेस्पिरेशन की जाएगी, जब इसे तोड़ा जाएगा,
तो अल्टीमेटली इस ग्लूकोज से एटीपी बनेगा, वो एटीपी प्लांट अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई इसके अंदर कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्लांट को क्या चाहिए था, CO2, माइस क्या रिलीज कर रहा था, CO2, वाटर, मॉइस्चर यहां पे रहा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे समय तक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अगर प्लांट ऑलरेडी प्लांटेड है पॉट के अंदर, तो डेफिनेटली उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो वाटर आपको प्लांट के उस पॉट से मिल गया, और लाइट आपको कैंडल से मिल गई। अब ये सारी चीजें प्लांट को मिल रही है इस जार के अंदर, तो प्लांट इसके बदले कैंडल को जलने के लिए और माइस को जिंदा रखने के लिए क्या दे रहा है, O2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये जो सेटअप जोसेफ प्रिस्टले ने किया, इस सेटअप से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की जो प्लांट्स होते हैं वो फाउल एयर को प्योरीफाई करते हैं। मतलब कि जो फ्लोजिस्टन बन रहा है जार के अंदर, उसको रिप्लेस करते हैं डीफ्लोजिस्टन से। डीफ्लोजिस्टन मतलब प्योर एयर, प्योर एयर का मतलब प्लांट्स आर एडिंग ऑक्सीजन टू दिस जार व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द कैंडल एंड द माइस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इतना ही। ये एक्सपेरिमेंट जो जोसेफ प्रिस्टले का था 1770 में किया गया, और 1774 में उनको ये माना जाता है कि ही आल्सो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड समझा। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है फोर्थ एक्सपेरिमेंट की। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एक और मशहूर साइंटिस्ट इंगन हॉस के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में एक एक्वेटिक प्लांट का यूज किया। और जैसे ही इस एक्वेटिक प्लांट को सनलाइट के अगेंस्ट एक्सपोज किया गया, तो डेफिनेटली इस प्लांट से क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, और वो ऑक्सीजन बबल्स की फॉर्म में पानी में से निकली होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपके इंडियन हाउस थे, उन्होंने ये समझाने की बात की, हल्का सा एक कंक्लूजन जो उन्होंने बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। आप इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट। इट्स अ फोर्थ एक्सपेरिमेंट मेंशन इन द एनसीईआरटी। नेक्स्ट बात है, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका। देखिए मैंने बताया कि देखा जाए टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, और वो 7 के 7 एक्सपेरिमेंट्स आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट में वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है। तो जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट या कहें जो फिफ्थ साइंटिस्ट है, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट जूलियस वॉन या वैन सेट्स, इन्होंने 1854 में 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पहले हम 18th सेंचुरी में थे, 19th सेंचुरी के आसपास, ये 19th सेंचुरी के बीच में एविडेंस दिया। किस चीज का एविडेंस दिया कि भाई जी प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करते हैं, जिसका वो इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एविडेंस दिया, तो एविडेंस के दौरान उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। तो उन्होंने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कहें कुछ ऐसे ग्रीन सब्सटेंसेस, एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसे ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम सबको पता है कि वो ग्रीन सब्सटेंसेस एक्चुअली कौन है, क्लोरोफिल है, फोटोपिगमेंट्स, जो कि कुछ ऐसी स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। और स्पेशल बॉडीज कौन है,
क्लोरोप्लास्ट, जो हेल्प करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। देखिए, मैं ग्लूकोज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्लांट को अपने लिए जो रिक्वायर्ड है वो है ग्लूकोज। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। प्लांट्स के लिए खास तौर पे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो जरूरतमंद चीज है वो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन। तो ये जूलियस वॉन सैच एक फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है जो कि 1854 में उन्होंने किया और ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए कई सारे एविडेंसेस वहां पे प्रोड्यूस किए, जो और साथ साथ में ये भी बताया कि कुछ ग्रीन सब्सटेंसेस हैं जिनको आज के दौर पे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो एक स्पेशल बॉडीज में जिनको आज के दौर पे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में और अल्टीमेटली हेल्प करते हैं प्लांट को किस चीज को बनाने में? ग्लूकोज बनाने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट, या मैं कहूं साइंटिस्ट। इनका नाम था W.T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन 1882 में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम स्टडीड बाय T.W. एंगलमैन इन ईयर 1882। अब एक्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो थोड़ा सा एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली इस लेक्चर का पार्ट तो नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू नो कि एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या चीज। देखिए, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऐसी सनलाइट, मैं यहां पे एक और वर्ड यूज करने वाला हूं, सनलाइट बोले तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हिस्सा एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे आके इंसिडेंट होता है, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कह देते हैं। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये नॉर्मली कुछ वेवलेंथ से कंपोज्ड होता है जिनकी रेंज हम बोलते 400 टू 700 नैनोमीटर है, आप सब लोगों को पता भी होगा, बट कहीं कहीं पे ये 440 टू 740 नैनोमीटर भी होता है, जिसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम के तौर से मानते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे ये है कि ये वो वेवलेंथ है जो सनलाइट की हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर इंसिडेंट करेंगी, और इन्हीं वेवलेंथ्स को यूज कर कर प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब ठीक है, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या हर एक वेवलेंथ प्लांट की फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, या हम ऐसा कहें कि हर एक वेवलेंथ की जरूरत प्लांट को होती है टू कंडक्ट इट्स फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना ग्लूकोज बना सके? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है? एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि ऐसी कौन सी वेवलेंथ्स है इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर सनलाइट के जो कि ज्यादा इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए। अब सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम एक तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा है जो किस वेवलेंथ पे होना चाहिए। तो हमें देखने को मिलता है, अगर आप एनसीईआरटी में थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करेंगे, वहां पे कई सारे एक ग्राफ में बताया गया है, एक्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स के एक्शन स्पेक्ट्रम को भी बताया गया है। तो नॉर्मली मैं वो चीज डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, बट मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलता है वो इन वेवलेंथ्स पे, अगर मैं वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से शुरू करूं और 700 तक लेके जाऊं, तो मुझे इन दो एरियाज पे, एक ये वाला एरिया जो खास तौर पे ब्लू रीजन कहा जाता है,
और एक ये वाला एरिया जो खास तौर पे रेड रीजन कहा जाता है। उन एरियाज के अंदर हमें ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करने वाला हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को किस आधार पे नापते हैं, मेजर करने का तरीका क्या है। तो वहां पे एक सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप नॉर्मली ऑक्सीजन कितना इवॉल्व हो रहा है, या कहें रेट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना ज्यादा ऑक्सीजन जिन वेवलेंथ्स पे प्लांट रिलीज कर रहा है, उतना ही ज्यादा वो प्लांट रेट उसका फोटोसिंथेसिस का हाई है, और जितना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा, उतना ही ज्यादा प्लांट क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, ग्लूकोज। बहुत सिंपल सी कहानी है, बट हमें पता चलना है कि भाई ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये किस तरह से, एक TW एंगलमैन ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, या उन्हें ये पता चला कि भाई ब्लू और रेड रीजन की जो वेवलेंथ्स होती हैं उन पे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, ठीक है, उस जार के अंदर एक एल्गी का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, ये एक ग्रीन एल्गा या एल्गी जो भी आप कहते हैं, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। अब देखिए, अगर एल्गी है तो मतलब किंगडम तो उसका प्लांट ही है, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ये करेगा। इस एल्गी को हमने कुछ इस तरह से प्लेस किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस किया। अब जब लाइट का एक्सपोजर होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, डेफिनेटली इवॉल्व करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट इसकी फोटोसिंथेसिस को करवाने का तरीका जो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया, उसमें उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, देखिए नॉर्मली सनलाइट, ये विजिबल स्पेक्ट्रम स्प्लिट नहीं होता, सारी वेवलेंथ्स अलग अलग नहीं होती नेचुरल कंडीशन में। उन्हें अलग करने के लिए बचपन से हम एक छोटे से ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रिज्म का काम क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट, या कहें विजिबल स्पेक्ट्रम सनलाइट का, इस पे इंसिडेंट किया जाता है, तो ये प्रिज्म उस विजिबल स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर देता है अकॉर्डिंग टू दी वेवलेंथ्स। ये वेवलेंथ वही है जिससे हम रेनबो की कहानी सुना करते थे। तो वेवलेंथ्स की शुरुआत कहां से होती है, मैंने रेंज बताई है। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज नॉर्मली हम 400 टू 700 नैनोमीटर कंसीडर करते हैं, बट साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि 440 टू 740 नैनोमीटर भी कहीं कहीं पे मेंशन किया जाता है। बट अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक चीज समझनी है, तो यहाँ पे जब इस व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हुई, तो वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक पहुंच गई, मतलब कि स्प्लिट होगी। हर एक वेवलेंथ अलग अलग वैल्यू की है जो इस सेटअप के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब डेफिनेटली प्लांट को, जैसे मैंने कहा कि ब्लू रीजन की वेवलेंथ मतलब जो 400 के आसपास है, या 400 से थोड़ी सी ज्यादा है, और रेड रीजन की वेवलेंथ जो 700 से थोड़ी सी कम है। क्योंकि यहां पे एक थोड़ी सी बात मैं जरूर कहूंगा कि जो वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा होती हैं, वो इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है, जिन वेवलेंथ की वैल्यू मोर देन 700 होती है। और इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकती। कारण नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि कारण क्या है। कारण यहां पे फोटोसिस्टम्स का है। और उसी तरह से जो वेवलेंथ लेस देन 400 होती है, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात या रीजन के अंदर कहते हैं, कंसीडर करते हैं, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्योंकि एक तो बात सिंपल से यहां पे ये भी है कि आपका एटमॉस्फेयर अलाउ ही इस स्पेक्ट्रम को कर रहा है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके।
बाकी इससे पहले की वेवलेंथ और इसकी बाद की वेवलेंथ जो सनलाइट से आ रही होती हैं वो एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। तो प्लांट्स को बचा क्या? प्लांट्स को सिर्फ यही वेवलेंथ्स बची जिन वेवलेंथ्स के ऊपर वो अपनी फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकते हैं। और इन वेवलेंथ्स के अंदर भी कौन सी वेवलेंथ या कौन से खास करके कौन से रीजन की वेवलेंथ है जहां पे उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे हाई होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए इस विजिबल स्पेक्ट्रम को आप किस तरह से मेंशन करते हैं? यू स्टार्ट विद विबग्यो, ठीक है। यहां पे भी अगर मैं मेंशन करूं इट्स लाइक दिस, विब ग्यो। और आप देख रहे हैं कि यहां पे हमें शायद पता है या शायद आप लोगों को भी पता है, V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड। और खास तौर पे जो ये ग्रीन और येलो वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन और येलो में जो वेवलेंथ होती है इस एरिया के अंदर, वहां पे आपको सबसे कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि इस रीजन की जो वेवलेंथ्स होती हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स के जो कलर है खास तौर पर उसकी उस पार्ट का, उस रीजन का जहां पे फोटोसिंथेसिस चलती है, वो अक्सर ग्रीन या येलोइश देखने को मिलता है। अब इस क्लेडोफोरा के ऊपर जब ये स्प्लिट की गई हुई सनलाइट, या कहें इसको मैं व्हाइट लाइट कह सकता हूं, जो कि आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, इंसिडेंट किया जाएगा तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली सब कुछ स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ, ये जो एरिया है ये ब्लू रीजन है, ये वाला एरिया जो है ये ऑलमोस्ट रेड रीजन की वेवलेंथ है। इन एरियाज पे जो वेवलेंथ है वो इस क्लेडोफोरा पे अकॉर्डिंगली इंसिडेंट होंगी, और इन एरियाज की वेवलेंथ भी क्लेडोफोरा पे अकॉर्डिंगली इंसिडेंट होंगी, ग्रीन और येलो रीजन वाली। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि एक्शन स्पेक्ट्रम में खास तौर पे जब आप उसे देखते हैं या उसे स्टडी करते हैं तो रेड और ब्लू रीजन के अंदर आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसे नापने का तरीका ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो डेफिनेटली इस एरिया में फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के बबल्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेम इस एरिया में भी वाटर बबल्स या कहें ऑक्सीजन के बबल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट इस एरिया में क्योंकि ग्रीन और येलो रीजन की वेवलेंथ है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना हाई नहीं होगा, तो यहां पे आपको बबल्स कम देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इस एरिया में, उस सेटअप के, इस वाटर के इस एरिया में और इस एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। आप डिजॉल्व ऑक्सीजन कह दीजिए या जो भी आपको समझना है उस तरह से समझ लीजिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस एरिया में ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन है? उसके लिए हम एरोबिक बैक्टीरियाज का यूज करते हैं। अब एरोबिक बैक्टीरियाज को जब हम इस सेटअप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली इस एरिया में ज्यादा एक्यूमुलेट होने की, इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइबिलिटी के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो पानी के इस सरफेस पे जहां पे उनको ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या कहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगा वो उस जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, और जब वो उस जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग जाएगा कि क्लैडोफोरा किस, या जो कि एक तरह से प्लांट ही है, वो किन वेवलेंथ्स पे ज्यादा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और वो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से था। आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो ये था सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट जो कि टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक छोटा सा कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का,
क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने कहा कि 19th सेंचुरी, ऑलमोस्ट मिड ऑफ 19th सेंचुरी या कहें आप लेट 19th सेंचुरी में किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकाला गया कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मैं फिर से कहूंगा इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। फोटोसिंथेसिस को मेंशन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है जो आप फोटोसिंथेसिस को मेंशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज की जरूरत है या ऐड करने की जरूरत है, वो है सनलाइट, या आप नॉर्मली लाइट भी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके अंदर वेवलेंथ कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है बड़े ही फेमस कॉर्नेलियस वैन नील। वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इसके बाद जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो वो तो मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूँ। कॉर्नेलियस वैन नील जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो बैक्टीरियाज का यूज किया। ये दो तरह के बैक्टीरियाज का यूज किया। जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो कहती है पर्पल एंड ग्रीन, बट अगर रियल फैक्ट देखा जाए तो ये एक सल्फर बैक्टीरियाज थे। किंगडम मोनेरा के अंदर जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं या बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो किंगडम मोनेरा इज नोन फॉर इट्स वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, किसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। आपको किंगडम मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफ्स मिल जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स मिल जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर आपको पैरासिटिक भी मिल जाएंगे, आपको सेप्रोफिटिक भी मिल जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आपको डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक तो होंगे, बट कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे, कुछ कीमोसिंथेटिक होंगे, और फोटोसिंथेटिक के अंदर कुछ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होंगे, कुछ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होंगे। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जहां पे फोटोसिंथेसिस तो होती है बट उसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होता। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है बट उसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। तो यूजुअली ये जो चैप्टर बेस्ड है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड है। बट इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरियाज है, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सल्फर बैक्टीरियाज। किंगडम मोनेरा के अंदर ही बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं, आई होप सो आप लोगों को इतना पता होगा। और ये पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये एक तरह की एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। मतलब कि इनकी फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होने वाला। बट इन्हीं बैक्टीरियाज को लेकर वैन नील ने कुछ कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। अगर आप थोड़ा सा इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दें, या मैं फिर से इक्वेशन लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड
water give rise to C6H12O6 plus H2O plus O2। कुछ इस तरह से इक्वेशन होती है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इस इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंसिंग कुछ इस तरह से हो सकती है। 6 मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, 12 यहाँ पे आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ग्लूकोज के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा एंड देयर गोना बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं, पर मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुकी है। ये जो इक्वेशन है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक के लिए इक्वेशन है। एक्सपेरिमेंट किया गया बैक्टीरियाज पे जो कि सल्फर बैक्टीरियाज माने जाते हैं और किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अनऑक्सीजन। मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होने वाला। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को नॉर्मल एक इक्वेशन से रिप्लेस करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सेम सेम सेटअप है, सिर्फ यहां पे हमें क्या यूज नहीं करना, वाटर यूज नहीं करना। और क्योंकि ये सल्फर बैक्टीरियाज हैं तो खास तौर पर इनके लिए जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है सल्फर बैक्टीरियाज के लिए, वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जहां पे वाटर आ रहा है वहां पे यहां पे आपके पास सेम वाटर ही कंसीडर होगा, बट जहां पे ऑक्सीजन आ रहा है वहां पे आपके पास यहां पे सल्फर आएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। 6 molecules of CO2, 12 molecules of H2S, 1 molecule of glucose, 6 मॉलिक्यूल आपके पानी के और 12 मॉलिक्यूल आपके सल्फर के। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, मैं फिर से यहाँ पे ऐड करूंगा कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज में, सल्फर बैक्टीरियाज में, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कुछ सल्फर बैक्टीरियाज में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सल्फर होता है, और कुछ सल्फर बैक्टीरियाज में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सल्फेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस तरह के बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ एक ही चीज कंक्लूड करनी है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, और उसको रिड्यूस करने के लिए एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अगर आप देखें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो कि हायर प्लांट शो करते हैं उसमें वाटर रहता है, और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो कि लोअर प्लांट फॉर्म्स शो करती हैं, और लोअर प्लांट फॉर्म्स में हम नॉर्मली बैक्टीरियाज को ही कंसीडर करते हैं, वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो आपका पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। इसलिए अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जहां पे एक का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? आई होप आपने रिडॉक्स ध्यान से पढ़ा हो केमिस्ट्री में। रिडक्शन इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड का हो रहा है। सेम इन द केस ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो वैन नील ने यही कंक्लूजन निकाला कि जब भी फोटोसिंथेसिस होनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, यही आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाली है? ग्लूकोज। सेम यहां पे ग्लूकोज। तो इस एक्सपेरिमेंट से
हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, ऑक्सीजनिक है चाहे ऑक्सीजनिक है, वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस ही है। अच्छा, इससे एक और चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, कंक्लूड करना एक अलग बात है, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना एक अलग बात है, और एनसीईआरटी मेंशन करती है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी। एनसीईआरटी ये कहती है कि जो आपके पास ऑक्सीजन आया, खासतौर पर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात भी कर सकते हैं क्योंकि बात सेम ही है। ऑक्सीजन वाटर से आया, ना कि CO2 से। तो यहां से इन साइंटिस्ट ने, वैन नील या कहें कार्लियस वैन नील ने, इस चीज को भी प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो CO2 नहीं बल्कि आपका वाटर है। सेम यहां पे अगर मैं उस ऑक्सीजन को, क्योंकि यहां पे वाटर यूज हो रहा है एज अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, और इसमें कौन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो यहां पर ऑक्सीजन की जगह क्या बन रहा है, सल्फर। पर चलो, सल्फर और यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की कोशिश जरूरत नहीं मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बाय प्रोडक्ट सल्फर है, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है। पर जहां पे आपके पास ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसका जो सोर्स है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो कंफ्यूजन हमें हमारे पास आता है वो ये आता है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकला हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको यहाँ पे सिर्फ कंक्लूड किया गया। इसको बाद में रेडियो एक्टिव टेक्निक, रेडियो आइसोटोप टेक्निक से 3 साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर होता है, ना कि CO2। जिसमें आपके पास 3 साइंटिस्ट के जो नाम थे वो थे रूबेन, हैसिड एंड कैमन, जो कि हम लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ने वाले। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने अभी तक देखे, समझे, आई होप आपको समझ आए होंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं जरूर मेंशन करूंगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आज के लेक्चर थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं चीजों को ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, और क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो ये है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ यूजिंग 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसके पीछे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, एक छोटा सा एक कंक्लूजन या आंसर दे सकता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जब हम C3 साइकिल को पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो C3 साइकिल के अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, या कहें इस तरह से इसको, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, ओके, यूज होते। ओके, C3 साइकिल के दौरान हर एक CO2 को, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज होता है। और अगर मैं कहूं अल्टीमेटली C3 साइकिल का प्रोडक्ट क्या है जो प्लांट्स को चाहिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और अगर आप लोगों को ग्लूकोज के फॉर्मूला के बारे में पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पता है, यू कैन सी देयर आर 6 कार्बन्स in one molecule of glucose. And how much carbon your CO2, one molecule of CO2 is giving? Just one. So how many CO2 molecules, कितने CO2 molecules जो है यहाँ पे रिक्वायर होंगे एक molecule of glucose को बनाने के लिए? 6. और इसलिए जो C3 साइकिल चलता है वो 6 टाइम्स चलता है। तो कोई भी चीज C3 साइकिल में या कंज्यूम हो या प्रोड्यूस हो ग्लूकोज को छोड़ वो 6 से गुना की जाती है। आप अगर CO2 की बात करें तो CO2 कितनी मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स हुए ताकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया जा सके? 6. कितने मॉलिक्यूल्स NADPH प्लस H पॉजिटिव के यूज हुए ताकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया जा सके? 6, सॉरी, इट कम्स आउट टू बी 12, क्योंकि ऑलरेडी हर एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव का इस्तेमाल हो रहा है। इनको हम रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं, जिनकी फुल फॉर्म होती है निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। और P शब्द या P वाला पार्ट रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर जहां पे आए, P स्टैंड फॉर फॉस्फेट, वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और जहां पे नॉर्मली NADH प्लस H पॉजिटिव यूज होता है वो रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखना, थोड़ी बारीकियां हैं जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये साइकिल 6 टाइम चल रहा है, 6 टाइम्स चल रहा है, तो डेफिनेटली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यूज हो रहे हैं और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि हर एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव का इस्तेमाल हो रहा है। अब बोलेगा कोई, हाँ जी इसमें वाटर का कहाँ पे रोल है? रोल है, क्योंकि वाटर ही आपका क्या है? ऑक्सीडेबल, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। मैं बार बार कह रहा हूं, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल या वही वाटर मॉलिक्यूल आपके इन रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अगर 2 हैं तो डेफिनेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहां पे यूज हो रहे टू मेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ reducing assimilatory power, that is NADPH plus H positive। और अगर 6 टाइम्स C3 साइकिल चल रहा है तो टोटल आपके पास कितने NADPH plus H positive यूज हो रहे हैं? 12। तो सीधा सीधा मतलब है, तो कितने यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? 12। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी के अंदर कि भाई बताओ क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड था, जिसका मैंने हल्का सा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया।